आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा, टीचर स्वास्थ्य से। आज हम लोग बात करेंगे पोषण के ऊपर, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर मानसवी आहूजा मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें आहार द्वारा शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। यह शरीर की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है, जैसे बढ़ते हुए बच्चों के विकास, रोगों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखना और स्वस्थ जीवन जीना। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं मानसवी मैम से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ये सत्र सफल बनाने में सहयोग करें। आप लोग ये सत्र ध्यान देकर सुने और अपने घर वालों को भी सुनाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मानसवी मैम को। आप आइए और हमारे लिए पोषण क्यों जरूरी है, इसे विस्तार में मुझे हम लोगों को समझाइए। Thank you वेलकम so much, मैम। Manisha ji. Thank you so much, Manisha ji, for such a warm welcome. And आप सब जैसे कि जानते हैं, पिछले कुछ सालों से, जैसे कि काफी सालों से जो सितंबर का महीना होता है, उसका जो पहला हफ्ता होता है, उसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से, यानी कि पोषण सप्ताह के नाम से जाना जाता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बदल कर सिर्फ एक हफ्ते की जगह, एक सप्ताह की जगह पोषण माह के रूप में चेंज कर दिया है। इसे बदलाव कर दिया गया है, ताकि आम जनता तक पोषण कितना आपका जरूरी है, आप अपने खाने में क्या खा रहे हैं, उसके बारे में, आपके आहार के बारे में आपको जानकारी होना आपके शरीर के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है, आप उसको जान सके। और हम जैसे लोग, हम जैसे डाइटिशियंस, आप तक वो जानकारी अपने लेक्चर्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू आप तक वो जानकारी पहुंचा सके। आज हम पौष्टिक आहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोषण ऐसी चीज नहीं है कि जो हम सिर्फ खाना खा रहे हैं। आप खाना खाते हैं, वो भी आपका पोषण है। अगर आप स्किन के ऊपर कोई क्रीम लगा रहे हैं, तो वो भी आपके शरीर के अंदर जा रही है, वो भी आपका पोषण सही या खराब कर सकता है। अगर आप किसी पॉल्यूटेड शहर में रह रहे हैं, तो उससे आपके शरीर के अंदर कितनी गंदगी जा रही है, वो भी आपके पोषण को खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आप कितने अच्छे से अपने खान पीन का ध्यान रख रहे हैं, कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे आप अपने सोने का मतलब नींद का ध्यान रख रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी सेहत को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। मेरा नाम, जैसे कि आप सबको बता दिया गया है, मेरा नाम मनस्वी है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक की पास आउट हूँ और मैं एक डाइटिशियन हूँ। अभी जो भी हम खाना खाते हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि वो आपके शरीर के लिए सेहतमंद है या नहीं। हम जिस मोमेंट से पैदा होते हैं, इवन पैदा नहीं, जब कोई लेडी गर्भावस्था में होती है, उससे पहले से लेकर हमारे जीवन काल के अंत तक हमारे शरीर का जो पोषण है, वही डिसाइड करता है, वही निर्णय लेता है कि हमारा जीवन खुशहाल रहेगा या फिर हम हमेशा बीमारियों से ही लड़ते रहेंगे। हमारा खाना सिर्फ हमें पेट भरने के लिए नहीं खाना होता है। हमारा खाना हमें ये बीमारियों से बचने के लिए, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें रोजाना बेसिस पे अपने काम करने की एनर्जी देने के लिए। देखिए, हम सब काम पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। तो अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा, तो आप अपने काम के अंदर हैम्पर होंगे, आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप अपने ज्यादा बीमारियों का शिकार होंगे, तो आप अपने काम से ज्यादा छुट्टियां लेंगे, है ना। तो अगर आपकी सेहत अच्छी रहती है, तो वो सिर्फ आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो आपकी आर्थिक अवस्था के लिए भी अच्छी है, वो आपकी मानसिक अवस्था के लिए भी अच्छी है, और शारीरिक अवस्था के लिए तो आपके अच्छे है ही। तो आप अपने खाने को हमेशा नाप तोल कर खाएं। कुछ भी खाने से पहले उसे सोचें कि क्या ये शरीर में जाकर मुझे फायदा करेगा या नुकसान करेगा। हम अपनी जीभ के टेस्ट के लिए बहुत चीजें खाते हैं, कभी समोसे खा लिए, कभी कुलचे खा लिए, लेकिन क्या ऐसी चीजें हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान कर रही हैं?
या फिर सिर्फ हमारे शरीर में मोटापा, बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, डायबिटीज ऐसी बीमारियों को मतलब बुलावा दे रही है। तो जब भी आप कुछ खाना खाएं, हमेशा सोच कर खाएं कि ये आपके शरीर को पोषण देंगी या फिर आपके शरीर को नुकसान करेंगी। तो स्वस्थ भोजन खाना क्यों जरूरी है? आपका स्वस्थ दैनिक मेन्यू कैसा होना चाहिए? जो आप डाइट लेते हैं उस वो प्लेट आपकी कैसी रहनी चाहिए? स्वस्थ भोजन चुनने और तैयार करने के लिए क्या युक्तियां आपको अपनानी चाहिए? और स्वस्थ भोजन के क्या क्या भाग होते हैं कि आप अगर मान लीजिए एक थाली ले रहे हैं, तो आपकी उस थाली में क्या खाना कितनी क्वांटिटी में रहना चाहिए ताकि आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो सके। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। आप सब जानते हैं कि स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है। आपका खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ रोटी के ऊपर जोर नहीं देना है। आपको अपने फूड, सारे तरह के फूड ग्रुप्स खाने हैं। जब हम फूड ग्रुप्स की बात करते हैं, हमें न्यूट्रिशन में शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हमेशा अपने खाने में डाइवर्सिटी रखो। डाइवर्सिटी मतलब अपने खाने में बदलाव करते रहो। जरूरी नहीं है कि आज आप अगर गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो 20 साल आप रोजाना बेसिस पे गेहूं के आटे की ही रोटी खाएंगे। जब हम दालें खाते हैं, हम रोजाना एक दाल नहीं खाते हैं। हम सब्जी खाते हैं तो रोजाना एक सब्जी नहीं खाते हैं। हम अपने खाने में वैरायटी लेकर आते हैं। तो वैसे ही आपको अपने हर खाने के अंदर वैरायटी लेकर आनी बहुत जरूरी है। स्वस्थ भोजन में आपके क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए? सबसे पहले आ गया वसा, यानी कि फैट्स। अब कई बार होता है, लोग सोचते हैं कि हमें तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हमें बीपी की दिक्कत है, हमें शुगर की दिक्कत है, तो हमें फैट लेना ही नहीं है, हमें कोई भी फैट वाली चीज खानी ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज है, तो भी आप फैट का कंजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन आप कौन से तरह का फैट ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो फैट हमारे हेल्दी फैट्स भी होते हैं, अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें हेल्दी फैट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं। आगे हम अच्छी तरीके से बात करेंगे कि कौन से फैट्स को हम हेल्दी फैट्स कहते हैं, कौन से फैट्स हमारे शरीर में नुकसान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे भोजन का हिस्सा आ जाता है फाइबर। जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं, जितने भी आप फल खाते हैं, आवाज उन बंद कर सारी दो। जितने भी आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनसे आपको फाइबर मिलता है। ये फाइबर आपके शरीर में पाचन में आपको मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कत को मदद कर दूर रखने में मदद करता है, आपके खून को साफ करने में मदद करता है। तो फाइबर आपको फलों से, सब्जियों से, और इसके साथ साथ जो आप अनाज खाते हैं उनके छिलके से, जैसे आप मूंग दाल खाते हैं, तो अगर तो आप छिलके वाली दाल खा रहे हैं, तो उसका जो छिलका है उससे आपके शरीर को फाइबर मिलेगा। ठीक है। और अगर आप बिना छिलके की दाल खा रहे हैं, जैसे हम चने की दाल का छिलका उतार कर उसका बेसन बना कर लेते हैं, तो उसमें फाइबर नहीं होता। वो हमारे शरीर को, ठीक है, फायदा करता है, गेहूं से थोड़ा बेटर हो जाता है कि अगर आप बेसन की रोटी खा रहे हो, लेकिन और बेहतर होगा कि अगर आप उसको चने को पिसवा कर उसके आटे की रोटी बनाकर खाइए। ठीक है। उसी तरीके से अगला हमारा कंपोनेंट आ जाता है पानी। हमारा शरीर 70 से 80% पानी से भरा हुआ है। अगर हम अपने खाने में पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अगर हम पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो वो जमा हो जाएंगे, और सारे जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं जो हमारा शरीर टाइम टू टाइम, हमारी किडनी, आपको मालूम है किडनी सारा दिन जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, जो भी बिना जरूरत की चीजें हैं, उनको फिल्टर आउट करती है, आपके खून को साफ करती है। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके यूरिन के थ्रू वो चीजें पास आउट नहीं हो पाएंगी और आपके शरीर में वो टॉक्सिन जमा होने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर लोगों को लगता है कि अगर आप जिम जा रहे हैं सिर्फ तभी आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, लेकिन नहीं। आपका जो रोजाना का काम धंधा होता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत वजन उठाना पड़ता है। हमें जिंदा रहने के लिए भी मसल की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हमारा प्रोटीन बनाता है। इवन आपके शरीर में जितने भी मसल्स हैं उन सबको बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल कार्ब्स, जो एकदम से आपके शरीर में घुलकर आपकी शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं। दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आपके शरीर में फायदा करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर आपको डायबिटीज जैसी कोई दिक्कत है तो आपको कार्ब्स खाने ही नहीं है, मतलब कार्ब वाली चीजें खानी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कार्ब्स आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। आपके ब्रेन को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो आपकी कार्ब्स के थ्रू मिलती है। तो कार्ब्स आपको खाने हैं, लेकिन किस तरीके से खाने हैं, कौन से कार्ब्स खाने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वाइटामिन और मिनरल्स। वाइटामिन हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस हैं, आपका मेमोरी से लेके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हैदर अली जी से कि मैंने बहुत बार आपको म्यूट कर दिया है, कृपया करके खुद को अनम्यूट नहीं करें, बाकी सबको डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके शरीर में जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबके लिए विटामिन और मिनरल जरूरी होते हैं। आप जानते हैं आपकी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए चाहिए, आपके शरीर में खून को बनाने के लिए आयरन और विटामिन सी चाहिए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए, आपकी मेमोरी को ताजा करने के लिए, मेमोरी को तंदुरुस्त रखने के लिए आपके शरीर को विटामिन बी 12 चाहिए। तो ऐसे हर तरह के विटामिन का आपके शरीर में अपना एक काम होता है, अपना एक रोल होता है। जब हम खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, जब हम मान लीजिए जैसे आजकल जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों के अंदर, कि बच्चे सब्जियां फ्रूट्स ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में मोटापा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पोषण है उसकी कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से आगे जाकर वो बीमारियों के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। इवन यंगस्टर्स के अलावा इवन मिडिल एज के लोगों में भी आजकल बीमारियां जो हैं, जो बीमारियां किसी जमाने में हमारे दादा दादी के जमाने में 50-60 की उम्र में जाकर होती थी, वो बीमारियां आज की डेट में 25-30 साल की उम्र के लोगों में देखी जाने लगी है। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने पोषण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पीन का ध्यान रखें। आपकी सेहतमंद थाली कैसी दिखनी चाहिए? एक सिंपल तरीका कि आप कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करें, कैसे आप ध्यान रखें कि आपके शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं। आपकी जो भी प्लेट रहती है थाली, उसको आप 4 भागों में डिवाइड कीजिए। पहला भाग आएगा आपका प्रोटीन का। अगर आप मांस मछली या फिर अंडा खाते हैं तो आप उसको प्रोटीन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो आप दालें, पनीर, दही, दूध, इन सारी चीजों से अपने शरीर में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आपके शरीर को प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको नॉनवेज सोर्सेज ही चाहिए, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी डाइट में प्रोटीन की जो मात्रा रहती है वो थोड़ी कम रहती है। तो आपको स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से ध्यान देके ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आपकी रोजाना की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो अगर आप अपनी एक प्लेट ले रहे हैं तो प्लेट को 4 हिस्सों में बांटिए, 4 कटोरी में बांटिए। पहली कटोरी जो आएगी वो आपकी प्रोटीन रिच सोर्स, यानी कि दही, पनीर या फिर चना, राजमा, ऐसे कोई ना कोई दाल का हिस्सा आएगा। ठीक है। देन सेकेंड हिस्सा जो आएगा वो आपका आएगा अनाज का। अनाज का मतलब सिर्फ हमारा गेहूं या राइस तक सीमित नहीं है। हमारी शरीर को बहुत सारे अनाज जो है वो फायदा करते हैं। तो कौन कौन से अनाज आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छे हैं? वो आपका रागी, बाजरा, ज्वार, ओट्स, चलाई दाना, ये सारे आपके लिए बहुत ही अच्छे अनाज हैं। आप इनको बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिए। अभी जैसे थोड़ा गर्मी का समय है, अभी इतनी सर्दी नहीं आई है, तो रागी बाजरा थोड़ा गर्म रहते हैं, इनको आप सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। अभी गर्मी के समय में आप चलाई दाना ले सकते हैं, या फिर आप राजगीरा ले सकते हैं, या फिर आप ज्वार ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपके शरीर के लिए बहुत फायदा करेंगी। इवन आप इनका मल्टीग्रेन आटा बनाकर भी उसकी रोटी या फिर खिचड़ी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देन आपका आ गया तीसरा हिस्सा। प्लेट के तीसरे हिस्से में आपकी जो भी सीजन की सब्जी है उसको आप ऐड करेंगे। अब ये सीजन की सब्जी कच्ची फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए हमारी बहुत सारी सब्जियां होती हैं। अगर हमें घिया, तोरी, टिंडा ऐसी सब्जियां खानी है, भिंडी खाने हैं, बैंगन खाना है, या फिर परवल खाने हैं, ऐसी सब्जियां आप कच्ची फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप ऐसी सीजन की सब्जियां पकी फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है।
देन आपका चौथा हिस्सा जो आया, प्लेट का आखिरी भाग, उसके अंदर आप सलाद की तरह कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपकी जो सब्जियां कच्चे तरीके से आप खा सकते हैं, अगर आप पत्ता गोभी, कैबेज ले सकते हैं, आप कैप्सिकम ले सकते हैं, यानी कि शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, शलगम, बथुआ, पालक, ये सारी सब्जियां आप कच्चे तौर पर सलाद के तरीके से आप अपनी डाइट में इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को 4 हिस्सों में बांटकर बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हर मील के अंदर हेल्दी फैट्स लेने बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको विटामिन और मिनरल्स के बारे में बता रही थी, आपके शरीर में जो विटामिन आपको जरूरी होते हैं वो 2 तरह के रहते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। जो आपका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ये सारे विटामिन आपके फैट सॉल्युबल रहते हैं। यानी कि ये आपके शरीर में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब तक उन्हें कोई फैट का सोर्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आप एक पाव तेल डाल दें कि चलिए तेल तल कर बनाएंगे, मैडम ने कहा था कि फैट आपके शरीर के लिए जरूरी होता है। नहीं, जो भी आप खाना पकाते हैं उसके अंदर आपको कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, सही मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? उसका एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं जिनका खाना बन रहा है, और आप एक बार में एक बार की सब्जी बना रहे हैं, तो आप गिनकर 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। और उसी 4 चम्मच तेल में, छोटे चम्मच, जो 5 ग्राम वाला चम्मच होता है, छोटे 4 चम्मच तेल में आप एक बार की सब्जी बनाएंगे। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर में आप बहुत तेल वाला खाना नहीं पका रहे। अगर आपको लगता है कि ये तो मैडम आपने बहुत कम तेल पका दिया, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको लगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी आपके शरीर में जो सब्जियों में पकने वाला तेल होता है, इससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा इस तरीके से, इस टेक्निक से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आपके खाने में कितना तेल जा रहा है। उसके अलावा जो आपके हेल्दी फैट्स रहते हैं वो आपको मिलेंगे बादाम से, अखरोट से, मूंगफली से, मखाना से, आपका पिस्ता से, और जितने भी आपके बीज रहते हैं, पंपकिन सीड्स यानी कि पेठे के बीज, आपका चिया सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, उसके अलावा जितने भी आपके सीड, सूरजमुखी के बीज हैं, और अगर आपको कोई बीज मिल रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथी दाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने भी आपके ये सीड्स रहते हैं, ये आपके शरीर में हेल्दी फैट प्रोवाइड करते हैं जो आपके शरीर को फायदा करेंगे। तो इन सारी चीजों से आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया अपने माइक म्यूट ही रखें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम सेशन के एंड में उन्हें डिस्कस करेंगे, तो कृपया करके तब तक अपने माइक्स को अनम्यूट नहीं करें। आपका कोई भी सवाल आपको लगता है कि आप पहले पूछना चाहते हैं, कहीं आप भूल ना जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर रख दीजिए। तो सबसे पहले हम जब कार्ब्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में कार्ब्स की अब हम बात कर रहे हैं, है ना, हमारे ब्रेन को कार्ब्स चाहिए, हमें एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए। तो कार्ब्स, कौन से कार्ब्स आपके शरीर के लिए अच्छे हैं? जो भी आप ब्रेड खाते हैं, या फिर आप समोसा कुलचा खाते हैं, या फिर आप कोई भी मैदे की बनी चीज खा रहे हैं, रस खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी सिंपल कार्ब्स में आ जाती हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या फिर कोई जूस पी रहे हैं, कोई बच्चे कैंडीज वगैरह खा रहे हैं, चीनी आप खा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें सिंपल कार्ब्स में आ जाती हैं। ये आपके शरीर में कोई फायदा नहीं करती, सिर्फ बीमारियों का घर बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल आई वुड से नहीं कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो कभी हफ्ते में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, इससे ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। हमारे इंडियन घरों में ये आदत होती है कि या तो हम सुबह उठते ही चाय के साथ ब्रेड लेते हैं, या फिर हम चाय के साथ बिस्किट रस्क ले लेते हैं। ऐसे इवन शाम में भी हम ऐसी चीजें करते हैं, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, ये चीजें आपके शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन्हें हमने नहीं लेना है। अगर आपको चाय के साथ कुछ लेना है, आप हेल्दी स्नैक्स लीजिए, आप रोस्टेड चना लीजिए, आप स्प्राउट अंकुरित दालें ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप मुरमुरा ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें लीजिए जो आपके शरीर को फायदा करें। आप सोचिए, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। 3 बार हम मेजर मील लेते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। बीच में जो हम स्नैक्स लेते हैं, उससे हमारे शरीर को विटामिन एंड मिनरल्स मिलने चाहिए, क्योंकि मेजर जो मील्स हैं वो तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में चली जाती हैं। तो अगर आप अपने मील्स में थोड़ी बहुत भी जो एनर्जी एक्स्ट्रा ले रहे हैं,
उसमें आप आलतू फालतू की चीजें खाएंगे तो आपका पेट बढ़ेगा, आपके शरीर में बीमारियों का घर बनेगा। हम आजकल देखते हैं कि हर दूसरे इंसान का पेट तोंद बाहर निकली होती है। ये सिर्फ आपके शरीर में देखने में नुकसान नहीं कर रही है कि हाँ भाई पेट निकला हुआ है तो देखने में बुरा लग रहा है, नहीं। जब आपके पेट के ऊपर चर्बी है तो मतलब आपके लिवर के ऊपर चर्बी है। जब आपके लिवर के ऊपर चर्बी होगी तो आपका पाचन हैम्पर होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, आपके शरीर में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, आपके शरीर में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। आपके लिवर का फैटी लिवर हो रहा है तो ऑफकोर्स लिवर खुद तो खराब हो ही रहा है, बाकी सारे ऑर्गन्स को भी खराब कर रहा है ना। तो आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर को या तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो आप सोच कर खाइए कि आप अपने शरीर को अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप उसको बिगाड़ना चाहते हैं। हेल्दी अगर आप कहें कि मैडम फिर हम खाएं क्या, रोटी अगर कम खानी है तो रोटी कम कीजिए, रोटी की क्वांटिटी चेंज कीजिए, रोटी का सोर्स चेंज कीजिए। हमेशा गेहूं के आटे की रोटी ना खाकर जो बाकी मैंने आपको अनाज बताए हैं उनकी आप रोटी दलिया ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। एंड अगर आपको लगता है कि आप, जो मैंने अभी आपको थाली बताई है ना, कि आपको ऐसे डिवाइड करके सारी चीजों को बैलेंस करके खाना है। अगर आप सोचें कि मैडम इतनी सारी चीजें कौन बनाएगा रोजाना बेसिस पे घर पे, है ना, कि दाल अलग बनानी है, सब्जी अलग बनानी है, सलाद अलग काटना है और रोटी अलग बनानी है, इतना थोड़ी टाइम होता है। तो दिक्कत नहीं है, आपको ये सिर्फ तरीका है मील को बैलेंस करने का। आपके पास 100 तरीके हैं उस मील को बैलेंस करने के। आप एक ही कुकर में दलिया डाल दीजिए, साथ में दाल डाल दीजिए, साथ में आप जो भी सब्जी आपके घर में रखी है, टिंडा तोरी आलू टमाटर प्याज, जो भी सब्जी आपके घर में रखी है, शिमला मिर्च, आप वो डाल दीजिए। और साथ में आप हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, 1 चम्मच हर इंसान का। तो आप उसको प्रेशर कुक करके बना लीजिए, आपकी सारा प्रॉपर मील जो है वो तैयार हो जाएगी। ये तरीका होता है आपको समझाने का कि आपको अपना खाना बैलेंस कैसे करना है। जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज अलग अलग तरीके से ही पकानी हो, ठीक है। इवन कभी कभी आप जैसे बेसन के आटे का चीला बना रहे हैं, उसी के अंदर आपने हल्का सा आटा मिक्स कर दिया बाजरे का या फिर ओट्स का, साथ में आपने सब्जियों को कद्दूकस करके या फिर मिक्सी में पीस के पालक वगैरह या और जो भी सब्जी आपके घर में रखी है उसको पीस के आपने चीले में ही ऐड कर दी, और फिर आपने नॉन स्टिक तवे पे या फिर लोहे के तवे पे हल्का सा ½ चम्मच तेल लगा के या फिर घी लगा के अपना चीला पका लिया। तो सेम चीज आप अलग तरीके से पका रहे हैं, आपकी डिश बदल गई लेकिन बैलेंस हो गई वो, फिर भी आप उसे दही के साथ खा लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी रेगुलर मील को बैलेंस कर सकते हैं। क्या कार्ब्स के हो गया? बाद हम कार्ब्स के बाद हम आ जाते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन में आपके शरीर में प्रोटीन आप सबको जरूरी होता है। प्रोटीन कैसे आप अपनी डाइट में इंश्योर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी हर मील में, जब भी आप खाना खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, हर बार में कोई ना कोई एक चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए जो प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन रिच चीजों में आपकी जितनी भी दालें हैं, चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन और मूंग हो गई, उड़द की दाल है, आपकी काली माह की दाल है, आपकी जिसे हम कुल्थी की दाल कहते हैं। तो इसे बहुत तरह की दालें आती हैं, आप बदल बदल के दालों का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी एक दाल ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर ये दाल नहीं बना रहे हैं, पनीर आप ले सकते हैं, सोया का पनीर आप ले सकते हैं, मटर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो बॉइल्ड एग आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चिकन या फिर फिश भी खाते हैं तो आप बॉइल्ड या फिर स्टीम फॉर्म में मांस मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मांस मछली इस्तेमाल करते हैं, 2 रूल होते हैं। पहली चीज, उन्हें तलकर नहीं पकाएंगे। दूसरी चीज, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक बार में सिर्फ 100 ग्राम की मात्रा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी, जब भी आप खाना खाते हैं, किस तरीके से आप मेक श्योर करेंगे कि आपके खाने में प्रोटीन आ रहा है या नहीं। जब भी हम सुबह का नाश्ता करते हैं, नाश्ते में अगर आप परांठा पोहा ऐसी चीजें खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन नहीं होगा। अगर आप रोटी खाते हैं, परांठा खाते हैं, तो उसके अंदर आप पनीर को क्रश करके डाल दीजिए। अगर आप पोहा खाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बॉइल्ड चना ऐड कर दीजिए। अगर आप चीला खाते हैं तो सिर्फ प्लेन चीला बनाने की जगह उसमें बेसन का आटा ऐड कर दीजिए, चने का आटा ऐड कर दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप सेवइयां खाते हैं, उसके अंदर आपने बॉइल्ड चना ऐड कर दिया या फिर पनीर को क्रश करके उसे ऐड कर दिया। जो भी आप मील खाएं, मेक श्योर करें हर मील में प्रोटीन जरूर।
दूसरी चीज, दोपहर के नाश्ते में हम ज्यादातर चना, राजमा ऐसी सब्जियां खा लेते हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ ताजी सब्जियां बनाई जाती हैं, कभी भिंडी, कभी बैंगन, कभी तोरी। तो चना, राजमा जैसी सब्जियों पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, इन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार ही बनाया जाता है। लेकिन ये आपके शरीर के लिए इनफ नहीं है। आपको ऐसी सब्जियां कम से कम हफ्ते में 4 दिन जरूर खानी है, ताकि आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, मैं बार बार समझा रही हूँ, पर प्रोटीन सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं चाहिए जो जिम जाते हैं, प्रोटीन हर इंसान की जरूरत होती है। आपका शरीर प्रोटीन के बिना मोटापे का शिकार हो जाता है और बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें। प्रोटीन पाउडर आपके शरीर में लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बेस्ट सोर्स क्या है? आपकी डाइट। डाइट से, खाने से अपने शरीर में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैट्स। फैट्स का कंजम्पशन फिर से मैं बताती हूँ। फैट्स आपके 2 तरह के रहते हैं। एक तो हो गए आपके हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आपके नट्स, आलमंड्स, आपके बादाम, अखरोट, पिस्ता, आपके सीड्स, पेठे के बीज, सूरजमुखी के बीज, तिल, अलसी के बीज, चिया सीड, सब्जा के बीज, ये सारी चीजें आपके हेल्दी फैट्स में आ जाती हैं। इन्हें आप कम से कम दिन में 2 चम्मच इस्तेमाल जरूर करें, यानी कि 15 से 30 ग्राम का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको लगे ये चीजें महंगी लग रही हैं, तो आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। 15 से 20 ग्राम, इट इज ओके। ठीक है। देन आप खाना जब खा रहे हैं, खाने को जैसे मैंने आपको तरीका समझाया, अगर आपके घर में खाना 4 लोगों के लिए 1 बार का खाना बन रहा है, उसमें 4 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। 4 छोटे चम्मच से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। और अगर आप 2 बार के लिए खाना बना रहे हैं, तो उसमें 8 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। अब खाना पकाने के बाद जब आप दाल सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसके ऊपर आप घी लगा कर खाइए। घी आपके शरीर को फायदा करेगा। घी में विटामिन ए भी होता है। घी आपके शरीर को बीमारियों से भी दूर रखता है। घी आपके जोड़ों को भी लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ताकि बुढ़ापे में जाकर आपके घुटने दर्द नहीं करे। ठीक है। तो ये हेल्दी फैट्स आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इनको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि घी खाना है और उसी घी को आप तल कर या पराठे के ऊपर तल कर या फिर सब्जी में तल कर खाएंगे, वो आपके शरीर को बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। वो आपके शरीर को केवल और केवल नुकसान करेगा। तो जो आपके हेल्दी फैट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और बैड फैट्स को दूर रखें। कोशिश करें कि जो आपके घर में सब्जी बनती है, कई बार हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम सिर्फ कनोला का तेल इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ राइस ब्रांड का तेल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है। नहीं, जब भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम बदलते रहिए, रिपीट करते रहिए, साइकिल के अकॉर्डिंग चलाते रहिए। मान लीजिए कि इस महीने अगर आपके घर में राइस ब्रांड का तेल आ रहा है, अगले महीने सूखी सब्जी के लिए आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ठीक है। और तरी वाली सब्जी के लिए, जो आपकी ग्रेवी वाली सब्जी है, उसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। फिर अगले हफ्ते आप उसको बदलकर सोयाबीन का इस्तेमाल करें, अगले हफ्ते बदलकर आप तिल का तेल इस्तेमाल करें। और अगर आप रिफाइंड की जगह जो कच्ची घनी का तेल होता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो वो और ज्यादा बेहतर रहेगा। देन हमारे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद हमारे कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व आ जाते हैं, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मैं पहले आपको समझा रही थी, हमारे विटामिन में 2 तरह के विटामिन होते हैं। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन, नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाए जाते हैं। यानी कि आपका आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन ए होता है, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी होता है, आपकी दिल की सेहत के लिए विटामिन ई होता है, और आपके खून की सेहत के लिए विटामिन के होता है। ठीक है। तो ये सारे विटामिन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इनके सोर्सेज में भी आपको बताती हूँ कौन सा विटामिन आपको कहाँ से मिलेगा। विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं जितनी भी आपकी पीली, संतरी, हरी, लाल सब्जियां और फ्रूट रहते हैं, इनसे आपको विटामिन ए मिलता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी सब्जियों के रंग बदलते जाइए। जैसे जैसे सीजन में, जैसे गर्मियों में आपको रेड चीजें मिलती हैं, तरबूज मिल जाता है, या फिर ऑरेंज पपीता मिल जाता है ना। उसी तरीके से सर्दियों में आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां मिल जाती हैं, जिनसे आपको विटामिन ए मिल सके। तो सीजन के अकॉर्डिंग अपने न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज को भी अपडेट कीजिए।
ये नहीं सोचना है कि हाँ जी विटामिन ए हमारे शरीर को चाहिए तो हम गर्मियों में हरे पत्ते वाली सब्जियां ढूंढेंगे जो इतनी महंगी आ रही हैं, या फिर हम सर्दियों में कुछ ऐसे फ्रूट्स ढूंढेंगे जो इस कलर के हैं और बहुत महंगे हैं। जरूरी नहीं होता कि आपकी डाइट को पोषक होने के लिए वो महंगी होनी जरूरी है। जस्ट आपको ये थोड़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन से खाने से आपको क्या चीज मिल रही है। ठीक है। विटामिन ए के बाद आ गया आपका विटामिन बी। विटामिन बी आपको मिलता है अनाज से। जितना भी अनाज लेते हैं, चाहे वो आपका गेहूं है, रागी है, बाजरा है, इन सब से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। लेकिन सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको अनाज से नहीं मिल सकते, कुछ आपको फ्रूट से भी मिलते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया, बायोटिन है। एंड बी ट्वेल्व आपको प्लांट बेस से नहीं मिलता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बी ट्वेल्व आपकी डाइट में प्रेजेंट नहीं होता है, आपको सप्लीमेंटेशन के थ्रू बी ट्वेल्व लेना पड़ता है। और जितनी भी आपकी ब्रेन हेल्थ है, आपकी नसों की हेल्थ है, आपकी नर्व्स हेल्थ है, आपकी मेमोरी है, इन सब के लिए विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, तो जरूर अपनी डाइट में विटामिन बी ट्वेल्व का सप्लीमेंट जरूर ऐड करें। फिर आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? जितनी भी आपकी लेमन खट्टी चीजें हैं, आपका ऑरेंज है, लेमन है, लाइम है, माल्टा है, किन्नो है, इन सब से आपको विटामिन सी मिलेगा। और अगर आपको सीजन में ये सब्जियां नहीं आ रही हैं तो नींबू मिल जाएगा, उससे ले सकते हैं। गुआवा, आपका अमरूद। अमरूद के अंदर लोगों को पता नहीं होता, अमरूद के अंदर ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी होता है, आंवला से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर अमरूद का सीजन है तो विटामिन सी के लिए अमरूद का इस्तेमाल जरूर जरूर करें। ठीक है। देन आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से मिलता है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी जब आपके शरीर के ऊपर पड़ती है तो आपका शरीर खुद विटामिन डी बनाता है। अब आपको पता है, आप डाइट के थ्रू कैल्शियम तो ले लेंगे, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, इन सारी चीजों से हमें कैल्शियम तो मिल जाता है। लेकिन कैल्शियम अगर शरीर में एब्जॉर्ब होना जरूरी है तो उसके लिए विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी आप अगर धूप नहीं लेंगे, हमेशा बाहर अंदर ही रहेंगे, तो आपके डॉक्टर शरीर को मैम से विटामिन डी बात नहीं मिल पाएगा। अगर करनी हो तो तो आपके शरीर को हाँ कि नो। तनवीर म्यूट रखो। विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए सूरज की रोशनी, रोज 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में जाना बहुत जरूरी है। और सूरज की रोशनी किस समय की सबसे अच्छी होती है? सुबह, जब सूर्यकाल होता है। ठीक है। सूर्य उदय होने के टाइम पे आपके शरीर के लिए वो बेस्ट रोशनी होती है। उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई हार्मफुल यूवी रेज नहीं होती हैं। और अगर आप शिखर दोपहर की सूरज की रोशनी में जाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो आपके शरीर में स्किन कैंसर बनने का कारण बन सकती है। तो आपको सूरज की रोशनी लेनी है, लेकिन समय देखकर। किसी भी समय ऐसे नहीं जाना कि चलिए विटामिन डी ले लेंगे, धूप में काम कर रहे हैं जी हम तो विटामिन डी हमारे शरीर को मिलेगा। नहीं। अगर आप शिखर दोपहर में ज्यादा धूप में जा रहे हैं तो वो आगे जाकर आपके शरीर में कैंसर जैसे रोगों का कारण बन सकता है। तो अगर आप धूप में जाते हैं तो कृपया करके सनस्क्रीन लगा कर जाएं, उसके अलावा बाहर ज्यादा नहीं जाएं। फिर आपका विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ई आपको जितने भी नट्स हैं, बादाम, पंपकिन सीड्स, इन सारी चीजों से विटामिन ई मिलता है। आपकी नसों की सेहत के लिए, जो आपकी दिल के रोग होते हैं, इन सब के लिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी है। आपके जोड़ों के अंदर जो खटखट की आवाज आती है वो विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। जो आपके बाल सूखे रहते हैं, रूखे रहते हैं, आपकी त्वचा रूखी ड्राई रहती है, वो सब भी विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। तो अगर आपके शरीर में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो कृपया अपने शरीर में विटामिन ई का सेवन जरूर करें। विटामिन के हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। ये आपके खून को गाढ़ा करने में मदद करता है। आपका खून बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत पानी की तरह पतला भी नहीं होना चाहिए। तो आपके शरीर में जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसके लिए विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ जो आपकी हड्डियां बनाने का समय काम है, वो कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ विटामिन के भी करता है। अगर आपके शरीर में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी होगा, विटामिन के प्रॉपर नहीं होगा, तो आपकी हड्डियां दोबारा से मजबूत नहीं बन पाएंगी। आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, मतलब आपकी जो हड्डियों की गहराई है, जो डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, आपके चोट लग जाती है। तो इसीलिए आप हमेशा हरे पत्ते वाली सब्जियों का इंटेक रेगुलर बेसिस पर रखें।
ताकि कैल्शियम, विटामिन के और डी आपके शरीर को मिलता रहे। विटामिन के बाद हम आ जाते हैं मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स में सबसे जरूरी मिनरल आपका रहता है जिंक। जिंक आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर आपके हॉर्मोन्स बढ़ाने तक, और इसके साथ साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने तक, इन सब में जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन 80 to 90% ऑफ लोगों में जिंक डाइट के थ्रू प्रॉपर नहीं मिल पाता है। आप जिंक के क्या सोर्सेज रहेंगे? जितने भी आपके नट्स हैं, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें, और जितनी भी आपकी दालें हैं, इन सब से आपको जिंक मिलता है। तो इनका इंटेक रेगुलर बेसिस पर अच्छे तरीके से करें। देन आयरन आ जाता है। आयरन आप सब जानते हैं, आपके शरीर में खून बनाने के लिए आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वो आपका आयरन का होता है। तो अगर आप आयरन का इंटेक अच्छे से नहीं करेंगे, खून की कमी होगी, शरीर में खून अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, आप चक्कर खा कर गिर जाएंगे, आपको थकावट बहुत ज्यादा होगी, आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। तो आयरन आप डाइट में किस तरह से ले सकते हैं? नंबर 1, हरे पत्ते वाली सब्जियां, उनके साथ आप विटामिन सी का इंटेक करें ताकि आयरन बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके। उसके अलावा आपका काला चना आयरन रिच सोर्स है। आपके डेट्स, जो खजूर हम कहते हैं, वो आयरन की अच्छी सोर्स है। किशमिश आयरन का अच्छा सोर्स रहती है। और लोग कहते हैं कि अनार खाइए, अनार से खून बढ़ेगा। अनार में आयरन नहीं होता है, कोई भी फ्रूट में आयरन नहीं होता है। आपकी वेजिटेबल्स में, नट्स में, पल्सेस में, इनमें आयरन रहता है, फ्रूट्स में आयरन नहीं होता है। विटामिन ए होता है आपके अनार के अंदर, जो आपके खून की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। देन आपका कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज, अगर आपके शरीर में हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके तिल, सफेद तिल और खसखस। ये डाइट में कैल्शियम के सबसे बेहतरीन सोर्स रहते हैं। इसके साथ साथ मखाना, रोस्टेड मखाना, या फिर आप उसको दूध में डालकर ले सकते हैं। इन सारी चीजों से, दूध और दूध से बनी सारी चीजों से ही आपको अच्छा कैल्शियम मिलता है। दूध, दही, पनीर, ये सारी चीजें, लस्सी, छाछ, ये भी आपके कैल्शियम के अच्छे सोर्स रहते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर इनका इंटेक कीजिए। आयोडीन, लोगों को लगता है कि थायराइड की बीमारी एक बार हो गई तो पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, है ना? लेकिन हम उसका पीछे का कारण नहीं समझते। थायराइड की दिक्कत हमें इसलिए होती है क्योंकि हम खाने के अंदर, खाना जब पका रहे होते हैं, उसी समय पर नमक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सरकार ने तो इतनी सारी हमारे लिए सुविधा कर दी कि जितना भी आजकल नमक आ रहा है, आयोडाइज नमक आता है, हम कोई भी बिना आयोडीन का नमक इस्तेमाल नहीं करते। पर फिर भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है। क्यों? क्योंकि हम जब खाना पका रहे होते हैं, हम शुरुआत में ही नमक डाल देते हैं, जिससे आपके नमक में प्रेजेंट आयोडीन डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपके शरीर को नहीं मिल पाता। इसीलिए नमक हमेशा खाना पकने के बाद लास्ट में ऐड करें, ताकि आपके शरीर को आयोडीन मिल सके। फिर आ जाता है मैग्नीशियम। जिन लोगों को सर दर्द ज्यादा करता है, या फिर खल्लियां पड़ती हैं, या फिर बीपी हाई रहता है, उन लोगों को ये शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो मैग्नीशियम को अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? पेठे के बीज से, पंपकिन सीड से। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ डार्क चॉकलेट, जो आपकी 70 से 80% कोकोआ डार्क चॉकलेट रहती है, उससे भी आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। स्वस्थ दैनिक मेन्यू आपका कैसा दिखना चाहिए? नाश्ते के अंदर अगर आप साउथ इंडियन चीज ले रहे हैं, तो डोसा अकेला नहीं लीजिए, डोसे के साथ दाल वाली सांभर जरूर लीजिए, और कोकोनट चटनी, ताकि हेल्दी फैट्स ऐड हो सके। अगर आप रोटी लेते हैं, तो मल्टीग्रेन रोटी में सब्जियां ऐड करके उसे दही के साथ लीजिए। अगर आप पराठा खाते हैं, तो उसे रिप्लेस कीजिए सब्जी से भरी हुई रोटी के साथ, और उसे दही के साथ खाइए। और अगर आप चीला खाना पसंद करते हैं, तो बेसन का चीला, या फिर चने के आटे का चीला, या मूंग दाल का चीला, मूंग दाल की इडली, ऐसे तरीके से आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप एग लेते हैं, तो एग ऑमलेट, बॉइल्ड एग, ये सारे आपके लिए अच्छे ब्रेकफास्ट ऑप्शन। लंच। लंच के अंदर आपको जो भी सीजन की सब्जी है, चाहे वो गोभी है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, कद्दू, तोरी, टिंडे है, घिया है, आपका परवल है, भिंडी है, जो भी आपकी सीजन की सब्जी है, उसे आप इस्तेमाल करेंगे एज अ लंच मेन्यू। उसके साथ साथ रोटी जो आप इस्तेमाल करेंगे, रोटी आपने, जैसे मैंने बताया, रोटी आपको सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खानी है, आप रोटी को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। देन आ गया सलाद। सलाद के अंदर आप
जितने भी आपके सीजन की सब्जियां कच्चे तरीके से खा सकते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। दाल में चना राजमा जितनी भी दालें होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और साथ में दही का रायता। रायता का मतलब ये नहीं है कि दही में बूंदी डाल दी, भुजिया डाल दिया, रायता बन गया, नहीं। सब्जियों वाला रायता। घिए का रायता बना लिया, बथुए का रायता बना लिया, खीरे का रायता बना लिया। तो इस तरीके से पालक का रायता बना लिया। ऐसे अलग अलग तरह के सब्जियों को आप थोड़ा सा स्टीम या फिर बॉईल करके रायताओं का बना सकते हैं। रात के खाने में साबुत या फिर छिलके वाली दाल कीजिए, ताकि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो। उसके साथ मल्टीग्रेन की रोटी लीजिए, सलाद लीजिए, और प्रोटीन के लिए पनीर, अंडा या चिकन या मछली का इस्तेमाल। अब स्वस्थ भोजन चुनने और तैयार करने के लिए क्या क्या युक्तियां आपको इस्तेमाल करनी है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सबसे पहले, जब भी आप कोई पैकेट वाली चीज खरीद रहे हैं तो हमेशा उसका लेबल पढ़ें। कई बार खाने के अंदर आपको लगता है, जैसे कुछ डायबिटीज वाले लोग मारी बिस्कुट खाते हैं या फिर रस खाते हैं, लेकिन अगर आप उसका लेबल पढ़ेंगे उसमें तो चीनी होती है। वो सिर्फ देखने में फीका लग रहा है, टेस्ट में फीका लग रहा है, लेकिन उसमें तो चीनी होती है। मैदे का बना है तो वो तो आपकी शुगर को बढ़ाएगा ना। तो जब भी आप ऐसे कोई पैकेट वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमेशा उसके पीछे क्या लिखा है, उसके अंदर क्या डला है, वो जरूर पढ़ें, फिर ही उस चीज को खरीदें। फिर स्वस्थ खाना पकाने के लिए तरीके अच्छे चुनें। आप खाने को, रोजमर्रा की सब्जी को तलकर नहीं पकाएं। सब्जी के ऊपर ऐसे तैर कर तेल नहीं आना चाहिए। आप सब्जी को स्टीम करके या फिर बॉईल करके या फिर प्रेशर कुक करके बनाइए, ताकि कम तेल में स्वादिष्ट सब्जी आप खा सकें। हमेशा ताजा भोजन चुनें। जितना आपका भोजन ताजा होगा उतना आपके शरीर में ज्यादा फायदा करेगा। उसके साथ साथ सब्जियों और फलों के रंगों पर ध्यान दें। हमेशा दो तीन तरह की सब्जियां ही इस्तेमाल ना करें, हर तरह की सब्जी इस्तेमाल करें, हर रंग की सब्जी इस्तेमाल करें। सामान्य बीमारियां जो आजकल बहुत लोगों में देखी जाती हैं, कम से कम 80 to 90% इंडियंस में कोई ना कोई बीमारी जरूर देखी जाती है। या तो वो डायबिटीज से पीड़ित होंगे, या कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित होंगे, या बीपी के शिकार होंगे, या फैटी लिवर होगा, या फिर घुटनों में दर्द रहता होगा, जोड़ों में दर्द रहता होगा। तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर में कुछ ना कुछ संकेत दे रही हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज है तो कोई भी मीठी चीज इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप तेल का जो इस्तेमाल है उसे इस तरीके से करेंगे जो हेल्दी फैट्स है, और तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो नमक का इस्तेमाल आप कम करेंगे। और अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिजों की कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उस न्यूट्रिएंट रिच फूड को आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर किसी में खून की कमी है तो वो आयरन रिच खाना इस्तेमाल करें। अगर किसी में जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, तो वो कैल्शियम रिच फूड्स पे ज्यादा फोकस करें। ऐसे जो शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो उस न्यूट्रिएंट को ज्यादा लें। देन फैटी लिवर। फैटी लिवर आपके शरीर में अगर है तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जितना आप सब्जियों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके शरीर में लिवर की जो सेहत है वो इम्प्रूव करेगी। तो अगर आपकी चर्बी, शरीर में मोटापा ज्यादा है, पेट के अराउंड मोटापा ज्यादा है, तो अगर आप टेस्ट नहीं भी करवाते हैं तो पता है आपके शरीर में लिवर के ऊपर चर्बी जमा हो रही है, तो आप हरे पत्ते वाली सब्जियां, सीजन की सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि आपके शरीर में वो फायदा कर सके। और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो जोड़ों में दर्द को दूर करने के लिए कैल्शियम रिच फूड और ओमेगा 3 रिच फूड। ओमेगा 3 आपका हेल्दी फैट्स का हिस्सा होता है, जो आपको अखरोट से मिल जाता है, अलसी के बीज से मिल जाता है, या फिर अगर आप मांस मछली खाते हैं तो मछली से बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इनका इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा सेशन हमारा यहीं तक है, और इसके अलावा मैं थोड़ी कुछ कंडीशंस बताना चाहूंगी, जिन कंडीशंस में पोषण का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है प्रेगनेंसी की कंडीशन। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, तो उनके पोषण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो सिर्फ उनके लिए नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के पोषण को डिसाइड करेगा। मान लीजिए कई बार देखते हैं हम, कुछ लेडीज का प्रेगनेंसी के टाइम पर शुगर उनको हो जाती है, तो सिर्फ उस लेडी की शुगर नहीं बढ़ रही है, उसकी पेट में जो बच्चा है उसके आगे जाकर शुगर होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और अगर मान लीजिए अगर कभी आप किसी लेडीज में पोषण अच्छे से नहीं लेते हैं, वो कमजोर है, तो अगर उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर में बचपन से ही होते हैं। कहते हैं ना कि इस बच्चे की तो नींव कमजोर है, इसको तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाता है। वो इसीलिए होता है कि अगर उसकी मम्मी जब गर्भवती थी तो उसके पोषण का किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके पोषण का खास तरीके से ध्यान रखे, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रह सके। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पहले हमने नींव पक्की करी कि गर्भ गर्भ के समय ही उनका पोषण ठीक किया। फिर जब छोटे बच्चे होते हैं उस समय पर उनकी हड्डियां बन रही होती हैं, वो हड्डियां उनकी ग्रो कर रही हैं, उनकी बॉडी, उनका ब्रेन, ये सारी चीजें ग्रो कर रही हैं। 5 साल की उम्र तक आपका 80 to 90% जो दिमाग है वो ग्रो कर चुका होता है। इसीलिए छोटे बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर आप उन्हें लेट स्कूल में डालेंगे तो वो चीजों को सीखने में टाइम लगाते हैं, है ना। तो बचपन में ही खाने पीने का ध्यान रखना और उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सब के साथ साथ एक चीज जो और आपको सबको ध्यान में रखनी है, वो है आपका नींद का तरीका। नींद, अगर आपके शरीर में 7 से 8 घंटे की नींद आप प्रॉपर नहीं कर ले रहे हैं तो वो आपके आगे जाकर बीमारियों का कारण बनती है। आजकल लोग क्या करते हैं, 8 8 9 9 घंटे जब काम पर होते हैं तो कोई फोन नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी चक्कर में रात वो बैठे बैठे ऐसे फोन स्क्रॉल कर रहे हैं कि जी नींद नहीं आ रही है, इसीलिए फोन देख रहे थे। लेकिन अगर आप ज्यादा लेट तक फोन देखेंगे तो वो आपके शरीर में बीमारियों का कारण बनेगा। तो अपने टाइम से सोने की आदत जरूर डालिए। फोन अगर देखना है तो सोने से आधा घंटा पहले बस बंद कर दीजिए, बाकी पूरा दिन कितना भी देखिए ठीक है, लेकिन सोने से कम आधा घंटा पहले आप अपना फोन जो है उसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी फिजिकल एक्टिविटी। आज ही मैं न्यूज पढ़ रही थी, एक पुलिस एग्जामिनेशन के अंदर जो उनका फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें 10 से 12 लोगों की डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज फिजिकल एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था और वो उस एग्जाम को कवर नहीं कर पाए। तो फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ खाने पीने के अलावा अगर आप अपना कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है लोगों को लगता है हम तो घर का पूरा काम हम ही करते हैं, हम तो बाहर जाके पूरा दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन अगर आप उनके हड्डियां देखेंगे, आप उनका मसल मास देखेंगे, वो एकदम कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज शरीर को स्ट्रेच नहीं करते हैं। तो स्ट्रेचिंग करना, शरीर को एक्सरसाइज करना, चलना, भागना, दौड़ना, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इवन दो आप किसी भी लाइन में है, किसी भी फील्ड में है, हमेशा कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए जरूर जरूर दें। आपका शाम का समय, सुबह का समय, दोपहर का समय, जिस भी टाइम आपको टाइम मिले, आप 15 से 20 मिनट और हो सके तो आधा घंटा एक्सरसाइज रोजाना बेसिस पर जरूर करें। ठीक है, अभी के लिए हमारा जो सेशन है वो इतना ही है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज 1 बाय 1 आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, आवाज आ हाँ रही है जी, आपको? ये सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बात करिए आप। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैम, ये प्रेगनेंसी में इतनी हाँ जी, वॉमिटिंग क्यों होती है मुझे? देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, आपका जो एम्ब्रियो है, आपका जो यूट्रस है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके पेट के ऊपर दबाव डालता है। ठीक है, जब वो आपके पेट के ऊपर दबाव डालेगा तो पेट के अंदर जो भी खाना है वो आपका रिवर्स वापस आता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में ज्यादा उल्टी आती है। तो अगर आपको लगे कि प्रेगनेंसी में उल्टी ज्यादा आ रही है, एक तो सबसे पहले जो भी आपके डॉक्टर ने सिंपल योगा आपको अलाउ किए हैं उन्हें जरूर कीजिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और उतना ही आपको डिलीवरी में इजी रहेगा। और इसके साथ साथ क्या कीजिए, जब भी आप खाना खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन पौष्टिक तत्व खाइए। कई बार क्या होता है, हमें भूख ज्यादा लग रही है प्रेगनेंसी में तो हम एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। हाँ, उसकी ऐसा वजह तो से भी, हाँ, उसकी वजह से भी बिकॉज बेबी जब ग्रो कर रहा है वो स्पेस तो उसको चाहिए ना। तो हमारे हम्म, शरीर में स्पेस तो लिमिटेड ही होती है, तो वो हम्म, आपके पेट पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से ज्यादा खाना आपका बाहर आ जाता है और आपको उल्टी हो जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, थोड़े थोड़े समय में खाते रहिए। और और रात का ऐसा जो रहता है खाना,
हाँ जी। थोड़े थोड़े टाइम में खाती हूँ ना, थोड़े थोड़े टाइम में हाँ खाती हूँ तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके शरीर में स्पेस है उतनी। जैसे आप कोई भी लगाइए, जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर हमने एक और गुब्बारा फुलाना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर स्पेस तो वो भर रही है। जो खाली वेकेंट स्पेस थी, खाली स्पेस थी जिसमें एयर थी, वो तो कम हो रही है ना। आप कोई भी, हम्म। आप सराहने की गद्दी है, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा रुई भरना शुरू कर देंगे तो वो कभी ना कभी तो हमें दबाव डालेगी। तो सेम तरीके से जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तो बेबी ने तो ग्रो करना ही है, वो उसका नेचर है, दैट इज अ हेल्दी थिंग। हम चाहते हैं, हम खाना ही इसीलिए खा रहे हैं ताकि हम खुद को भी पोषण कर सके और बच्चे को भी पौष्टिक तत्व पहुंचा सके, ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो करे। राइट। लेकिन अगर आप एक ही बार में ज्यादा खाना खा लेंगे तो फिर वो आपके शरीर में नुकसान कर सकता है। फिर वो लगेगा ही नहीं, फिर वो बाहर आ जाएगा वॉमिट के थ्रू, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आप अच्छी चीजें खाइए, न्यूट्रिशन रिच। ठीक जैसे है। आधी रात में कभी नींद खुलती है तो सुबह उठती हूँ ना हाँ। तो हाँ हाथ जी। के पंजे, हेलो पैर के पंजे से हेलो सूजन पड़ जाते डॉक्टर। हैं। सर हेलो। एक मिनट। हाँ जी। सागिर जी जस्ट एक मिनट, पहले इनका जी। सवाल पूरा कर ले, फिर आपके सवाल पर आते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, अब सुना क्या ना कह रहे आपने? थे? जैसे रात में कभी नींद खुलती है और सुबह भी हाँ उठती हूँ जी। ना तो हाथ और पैर के पंजे से सुन सुन से हो जाते हैं। हाँ जी, वो इस वजह से होता है क्योंकि ना ज्यादातर लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम पर खून की कमी हो जाती है। तो जब खून की कमी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन हर अंग तक, कॉर्नर्स तक आपके अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो इसके हम्म। लिए आप आयरन रिच फूड को जरूर इस्तेमाल करें। इवन आप अगर आंगनवाड़ी, अगर आपके घर के आसपास है, तो उसे आंगनवाड़ी को जरूर विजिट करें। वो आपको आयरन के, जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स अलाउ करते हैं, आयरन हम्म। फॉलिक एसिड के ना, प्रेगनेंसी में कुछ सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, हम रोजाना बेसिस पे पेशेंट्स देखते हैं, प्रेगनेंसी में खून की शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून का संचालन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसी वजह से पैरों में सूनापन, हाथों में सूनापन, झंझनाहट, ये चीजें रहती हैं। तो आप अपने खाने में सबसे पहले आयरन को बढ़ाएं। हरे पत्ते वाली सब्जियां, दालें, नींबू, है ना, और आंवला, फ्रूट्स, इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करें। और आपको जो सप्लीमेंट्स आपके आंगनवाड़ी वाल वर्कर ने या फिर आपके डॉक्टर ने जो दिए हैं, आयरन के, फॉलिक एसिड के, B12 के, उनका टाइम टू टाइम इस्तेमाल कीजिए, उनको भूलिएगा नहीं। हाँ जी। और साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिए। एक्सरसाइज करने से ना, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, लंबे सांस लेके लंबे सांस छोड़ना, उससे भी आपको डिलीवरी में भी आसानी रहती है और खून का संचालन भी अच्छा होता है। हाँ जी। थैंक हाँ यू। जी। ओके जी। हाँ जी, सागी जी बताइए, आपका सवाल बताइए प्लीज। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरे मेरी मैडम को जो है ना, डेंगू हाँ जी। बुखार लगा, समझी। और ओके। डेंगू बुखार ठीक है। चला गया, लेकिन पंजे में इनके दर्द रह गया है। पंजे में, दोनों पंजे में अच्छा। दर्द बनता है, खिंचाव ओके। बनता है। ठीक अब है। दर्द, जब दर्द की दवा लेती हैं तो उनको आराम रहता है, जब दवा छोड़ देती है तो बहुत काफी परेशान रहती है। इनको ठीक है। डायरेक्ट लेकोरिया भी आता है। अच्छा। कमर और कमर भी बताती हैं, डेंगू कब हुआ साइड था वाला। इनको? डेंगू हो गया करीब 3 महीना कलम। 3 महीने हो गए। ठीक है। डेंगू देखिए एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा कीटाणु आपके शरीर में चला जाता है जो आपके शरीर को अंदर से जी तोड़ कर रख देता है, अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स निचोड़ के रख देता है। ठीक है। तो डेंगू से रिकवरी जी करना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपके शरीर में जितने भी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, वाइटामिन हो गए, डेंगू के जी। समय पर आपके शरीर उन सबको बस बीमारी से लड़ने में इस्तेमाल करने में लग जाता है, और आपका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि आप देखने में पतले दिखेंगे। कमजोर होने का मतलब होता है आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को चाहिए, वो आपके शरीर से चले जाते हैं। ठीक है। तो इनके लिए एक तो कैल्शियम जरूरी है, बिकॉज अगर पंजे में दर्द रह रहा है, मतलब इनके जी शरीर में हड्डियां खोखली होती जा रही हैं। जैसे कमर जी में भी दर्द रह रहा है, तो हड्डियों जी में कैल्शियम की कमी होती जा रही है। तो कैल्शियम जी रिच डाइट लेंगे, खसखस का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच खसखस को आप 4 बजे रात शाम को भिगोकर रख दीजिए, और रात को सोने से पहले उस खसखस को ग्राइंड करके मिक्सी में, उसी पानी में आप सोने से पहले इनको पीने जी दीजिए। ठीक है। इनके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरा, मखाने घर में लाकर रखिए, उनको रोस्ट करके, सिंपली नॉर्मली मखाने लीजिए। चाय को कभी भी खाने के साथ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसमें बताया, अगर
खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके खाने में, हमें पता है हमारे खाने में वैसे भी कैल्शियम और आयरन की कमी रहती है ना, इतना अच्छा हम खाना खा ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास बहुत भर भर के आयरन कैल्शियम है, हमारे पास वैसे ही कमी है। तो अगर कुछ लोगों की जैसे आदत है नाश्ते के साथ चाय पीने की या फिर दोपहर के साथ खाने के साथ चाय पीने की, तो अगर आप चाय को खाने के साथ पियेंगे तो आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम जो पहले ही 50-60% था वो कम होकर 15 से 20% रह जाता है, तो वो आपके शरीर में और ज्यादा कमी होने लग जाती है। तो चाय का इस्तेमाल खाने के साथ नहीं कीजिए, आगे पीछे ले लीजिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद ले लिया या फिर 2 घंटे बाद ले लिया, ऐसे कर, ठीक है। दूसरा, आयरन रिच फूड्स जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, काले चने, इनका इस्तेमाल इनके लिए बहुत जरूरी है। जी तीसरा, आपकी मैडम के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है ना, तो रोजाना बेसिस पर अलसी के बीज 1 चम्मच, 1 चम्मच यानी कि 15 ग्राम अलसी के बीज आपको रोजाना बेसिस पर मैडम को बोलना है कि जरूर जरूर खाएंगे, ये ठीक है। अलसी का ताकि अलसी अलसी का बीज होता क्या मैडम? अलसी के बीज, आप किसी भी पंसारी के पास जाएंगे तो आप उनको कहिए अलसी के बीज ब्राउन कलर के होते हैं, छोटे छोटे, जैसे आपको स्क्रीन पे ये तरबूज के बीज दिख रहे हैं ना, इसी तरह के छोटे छोटे बीज रहते हैं, ये आपके अलसी के बीज, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपके शरीर के लिए बेस्ट सोर्स होते हैं वेजिटेरियन डाइट में, स्पेशली ओमेगा 3 के। तो ये इनको 1 चम्मच रोजाना लेने को बोलिए, इनके शरीर में जो दर्द हो रहे हैं उनमें कमी होगी। और तीसरा आपका जो सवाल था कि मैडम को लुकोरिया की दिक्कत है ना, बहुत सारी लेडीज को लगता है कि लुकोरिया शायद कोई बीमारी है, लेकिन लुकोरिया इस वजह से होता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो। तो इसके लिए लेडीज जी को 3 ध्यान रखना है। एक, जी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कभी भी बहुत ज्यादा गीले नहीं है, आप उनको अच्छे तरीके से वॉश करके किसी भी टिश्यू वगैरह से क्लीन करके रखेंगे। दूसरा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को रेगुलर बेसिस पर क्लीन करेंगे। कोई भी जी जो आप अंडरगारमेंट यूज कर रहे हैं उसे 1 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथी चीज, जी आप खाने के अंदर अपनी गट हेल्थ के अंदर, मतलब जो फर्मेंटेड चीजें होती हैं जैसे दही हो गया या फिर सिरके वाले प्याज हो गए या फिर आप छाछ हो गई, है ना, जो अंकुरित दालें हो गई, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए ताकि आपके शरीर के अंदर, गट के अंदर हेल्दी वाले बैक्टीरिया बढ़ सके और तो जो मैडम बुरे वाले बैक्टीरिया हैं वो कम हो सके। दही लेती है ना पैर में सूजन होने लगता है। तो दही, इनको ठंडा लगता होगा शरीर को, फ्रिज वाला जी दही नहीं ले, फ्रिज वाले दही की जगह ये बाहर रखा हुआ दही, इवन क्या कर सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी में दही को थोड़ी देर रख दिया, 5 मिनट, जी ठीक है, जी फिर उसे खाया। दही की वैसे तासीर गर्म होती है, लेकिन कुछ लोगों को दही सूट नहीं करता है। जी अगर हाँ दही सूट नहीं कर रहा है, छाछ सूट कर रहा है तो वो ले लीजिए, अगर अंकुरित दालें सूट कर रही हैं तो वो ले लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हर इंसान को एक ही तरह का खाना सूट करेगा। अगर मैंने कह दिया कि पेट के लिए दही खाना है तो उनको सूट नहीं कर रहा है, तो दही से उनको दिक्कत होगी। अगर उनको दही खाने से ज्यादा पैरों में दर्द रहता है तो हो सकता है उनका यूरिक एसिड बढ़ता हो, उनको बोलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हाँ दिन में पानी कम कम से, हाँ पानी पानी कम पीते, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए, जी जी मैडम ठीक है। कई बार कुछ जोड़ों के दर्द सिर्फ यूरिक एसिड जमा होने की वजह से ही होते हैं, और अगर जी आप अच्छे तरीके से पानी पिएंगे, अच्छे तरीके से सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जी उसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी पीने से और सब्जियां खाने से वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। जी हाँ जी। ओके हाँ जी। ठीक ठीक ओके है, नेक्स्ट। और ओके जी। शुगर भी है मैडम? हाँ जी। मुझे शुगर है और जैसे कि खाना खाते तो खाना हजम नहीं होता, होता अच्छा, भी पर इसका इलाज क्या करते प्रॉब्लम हैं। आती है? प्रॉब्लम यही आता है जैसे खाना खा लिया, अगर से नहीं टहलते हैं हम्म, और तो उसके बाद में खाना बदहजमी आने लगता है, खट्टी ढेकार आना। बदहजमी आने लगती है, ठीक है। यहाँ मैं, शुगर बिल्कुल, मैंने अभी जो आपको फैटी लीवर के बारे में बताया ना, मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट में फैटी लीवर बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। जी अगर आपको खाना खाने के बाद बदहजमी हो रही है, इसका जी मतलब है आपका लिवर अच्छे तरीके से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो जी आपको अपने लिवर हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जी आप जी शराब वगैरह तो नहीं पीते हैं? जी नहीं कोई नशा नहीं है मैडम। कोई नशा नहीं करते हैं ना, अच्छी बात है। जी आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, कोशिश करें कि दिन में कम से कम 300 से 400 ग्राम सब्जी जरूर खाएं। मान लीजिए 4 लोगों के लिए अगर खाना बन रहा है घर में, तो जी ऑफ कोर्स
1 किलो सब्जी से तो ज्यादा नहीं बनती है घर में, है ना। तो 1 किलो सब्जी बनी 4 लोगों की, तो 1 पाव ही आया, उसमें भी आप 50 ग्राम मान लीजिए छिलके निकल गए, है ना। जी तो 200 ग्राम सब्जी ही आपके हिस्से आई। बाकी 200 ग्राम कैसे करेंगे, बाकी 200 ग्राम आप सलाद से इंक्लूड करेंगे। जी जी, ठीक है, समझ तो पकी हुई सब्जी, हाँ, पकी हुई सब्जी और सलाद दोनों अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, जी खाने में कोई भी तली हुई चीज नहीं खाएं। जी, हाँ बिल्कुल सही बोला। ठीक है, जितना आप तला खाएंगे उतना आपका शरीर हाजमा और ज्यादा खराब होगा। और ऐसी चीजें खाइए जो आपके हाजमे को बढ़ावा दे। कैसी चीजें, अजवाइन हो गई, सौंफ हो गए, हींग हो गया, जीरा हो गया, ये चीजें आपके हाजमे को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको लगे ना कि बदहजमी हो जाती है, जब भी जी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप ना एक मिक्सचर बना के रख लीजिए। उसमें आप जी क्या कीजिए, मतलब 100 ग्राम सौंफ डालिए, 100 जी ग्राम जीरा डालिए, 100 जी ग्राम अजवाइन डालिए, और जी, एक चुटकी मतलब आधा चम्मच जितना हींग डालिए। ठीक है, अच्छा और ये पूरा मिक्सचर बना के रख लीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद एक बड़ा कप, जैसे 200-300 ml का कप होता है ना, 1 गिलास भर के, 1 जी गिलास पानी में 1 चम्मच इस मिक्सचर का डाल के उबालिए। तब जी तक उबालिए सिंपल, जब तक वो मिक्सचर आधा नहीं रह जाए। जी ठीक है, फिर उसे छान कर खाना खाने के बाद पी लीजिए। तो आपकी जी। जो बदहजमी है वो एकदम दूर हो जाएगी, आपका शरीर खाने को अच्छे तरीके से पचाने लगेगा। मैडम, लीवर फैटी जो अब हमेशा के लिए नहीं खत्म हो सकता है? होता है, क्यों नहीं होता है। अगर आप ध्यान देंगे खाने पीने पर, एक्सरसाइज करेंगे, आप अगर जी व्यायाम अच्छे से करेंगे, कसरत करेंगे, खाने पीने जी का ध्यान देंगे, तो फैटी लीवर कोई डायबिटीज थोड़ी है कि जिंदगी भर की बीमारी है। फैटी लीवर तो एक एक्यूट कंडीशन है कि आपके लिवर पर चर्बी जमा है। आप उस पर ध्यान दीजिए, आपका लिवर, फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा। जी मैडम। इवन आप जो सिंपल चीजें आती है ना, सिंपल आयुर्वेदिक चीजें, आ, लिवर की लिवर की दवाइयां जो आती हैं, है ना, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे सोर्स से लीजिएगा। जो कुछ भी बिना समझी हुई चीज जो बेचते हैं वो नहीं लीजिएगा। लेकिन आयुर्वेदिक अच्छी लिवर की बहुत दवाइयां आती है, लिव 52 हिमालय का आता है ना, वो जी गोलियां आती है, वो आप ले सकते हैं। आपको जी। डायबिटीज है आप बता रहे हैं, तो कृपया करके सिरप नहीं लीजिएगा। सिरप में बहुत ज्यादा चीनी होती है, सिरप नहीं हाँ, लीजिएगा, गोली लीजिएगा। एक तो आयुर्वेदिक सिरप है जो शुगर फ्री उस पर लिखा हुआ है, वही देते, डॉक्टर साहब लिखे थे, अल्ट्रासाउंड हाँ, कराए थे तो हाँ, वही लेते हैं, तो उससे आराम रिलीफ हो जाता है। लेकिन नहीं, आप आपको उसे कम से कम 3 महीने लगातार लेना होगा, ताकि जी ऐसे ऐसे इमरजेंसी में नहीं लेना कि जब हदहजमी हो रही है तब आपने ले लिया। तो वो तो एक इमरजेंसी सोल्यूशन हो गया ना, तो उससे आपका लिवर कैसे ठीक होगा। ये तो आप टेम्परेरी सोल्यूशन कर रहे हैं। जो आपके डॉक्टर ने आपको लिवर का सिरप दिया है, आप उसे लगातार 3 से 6 महीने लीजिए डॉक्टर के बताए मुताबिक। आपका जब जी फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा तो आपको आगे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी हाँ जी। हम गलती यही करते हैं, जब हमें डॉक्टर बताता है ना कि ये चीज लेनी है। कुछ तो होती है पेन किलर्स, जैसे आप मिसेस के लिए बता रहे हैं। पेन किलर जी ऐसी चीज है जो आपको रोजाना नहीं लेनी है। ठीक जी, है, हाँ ल- जी जो आप रोजाना लेंगे तो आपकी किडनी को नुकसान होगा, आपके लिवर को नुकसान होगा। लेकिन जी जो आपकी लिवर की हेल्दी सिरप है ना, वो तो आपके लिवर से चर्बी हटा रही है। वो तो डॉक्टर के मुताबिक आपको 3 महीने 6 महीने जितनी देर लेना है उसे लगातार लीजिए। वो नुकसान थोड़ी करेगा, वो तो फायदा करेगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए ऐसी चीजें आयुर्वेदिक लेने की, ताकि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम। आयुर्वेदिक रहते हैं। ठीक हाँ है जी। मैम। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ जी। जी सकीर जी कुछ पूछ। जी जी मैं वो कह रहा था सर, हेलो। जैसा अभी मैडम ने बताया है कि फैटी लिवर, तो क्या नींबू पानी से सही हो जाता है क्या? कुनकुने में पानी, कुनकुना पानी करके नींबू डाल के पीने से? गुनगुना पानी पीने से फैटी लिवर ठीक नहीं होता है। जी फैटी लिवर में फायदा करेगा कि हाँ, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और जी आपकी सेहत को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आप जी सोचें कि सिर्फ आप गुनगुने पानी में नींबू डालकर लेंगे तो उससे आपका फैटी जी लिवर एकदम ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं जी, होता है। अगर आप नहीं मुझे होता। कहें कि हाँ, मैं रोजाना मर्रा पे कोई ना कोई जी सब्जी का सूप बनाकर ले रहा हूँ, जी ठीक है, तो वो आपके शरीर को फायदा करेगा, वो आपके फैटी जी लीवर को रिवर्स करने में मदद करेगा। ठीक है, जी, लेकिन सिर्फ गर्म पानी और नींबू आपके फैटी लीवर को रिवर्स नहीं कर सकता। नहीं सर। तो जैसे मेरे को थायराइड है मैडम, तो क्या हम्म, लेना चाहिए मेरे को? ठीक है, अगर आपको थायराइड है तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आयोडीन के बारे में बताया था, जी खाने में हमेशा आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें।
ठीक है। जी। उसके साथ साथ ब्राजील नट करके एक नट्स आते हैं, ठीक है, जी। जैसे हर चीज के लिए, जैसे ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड सबसे अच्छा रहता है ना, जी। उसी तरीके जी। में थायराइड के लिए आपका ब्राजील नट बहुत ही अच्छा एक नट है। अगर आप कोई जी। एक चीज लेना चाहते हैं, बादाम अखरोट छोड़ के आप ब्राजील नट लीजिए, ठीक है, जी। वो आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदा करेगा। दूसरी जी। चीज, जी। ऐसी जी। चीजें जो आपके शरीर में आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को या फिर उसके यूज को कम करती हैं, वो आपकी जी। सब्जियां होती हैं। आपने डॉक्टर से, बहुत लोगों से सुना होगा, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और सोयाबीन, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सारी चीजें थायराइड वाले मरीज को नहीं खानी, जी। ठीक मूंगफली भी है। नहीं खाना चाहिए। नहीं, और मूंगफली इसके साथ साथ, जी। नहीं सुनिए, नहीं नहीं मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो चीजें मैंने अभी आपको जी। गिनाई, ये, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर में आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को खराब करते हैं, आयोडीन यूज नहीं होने देते। लेकिन गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये तो हमारे शरीर के लिए अच्छी सब्जियां हैं। जी। जी। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हमारे शरीर को पोषण अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जी। राइट। तो ये जो सब्जियां हैं, इनको आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लीजिए, जी। 50 ग्राम से 100 ग्राम की क्वांटिटी में ही लीजिए। जी। दूसरी चीज, कभी भी आधा कच्चा या कच्ची फॉर्म में नहीं लीजिए। जी। कई बार होता है ना, हम गोभी को स्टीम करके या फिर हाफ बॉईल करके लेते हैं, हाँ। है ना, जी। जी। सलाद की तरह, जी। पत्ता गोभी सलाद की तरह ले लिया, वो नहीं करना है। अगर आप थायराइड के मरीज हैं, कभी भी गोभी आप खा भी लेंगे, इतना नुकसान नहीं करेगी गोभी की सब्जी, लेकिन अगर आप जी। कच्ची खाएंगे तो बहुत नुकसान करेगी, अच्छा। जी। ठीक है। और मैडम मूंगफली कभी भी आपको खानी है तो हमेशा उसको जी। रोस्ट करके खाएं। लेकिन जी। अगर आपको थायराइड है तो मूंगफली आप रोजाना बेसिस पर नहीं खा सकते, वो आपके थायराइड को खराब करेगी। जैसे मूंगफली तो हो गई, जैसे मूंगफली के दाने वो भी नहीं खाना चाहिए क्या? नहीं नहीं अंकुरित दाना खाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मूंगफली मूंगफली जब खाने की बात हो रही है, तो मूंगफली का हम जी। छिलका थोड़ी खाते हैं, हम तो मूंगफली का हाँ। दाना ही खाते हैं ना। तो जी। मूंगफली का जी। दाना अगर आप खाएंगे तो वो आपके शरीर को थायराइड में नुकसान कर रहा है। मूंगफली का दाना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो थायराइड में नुकसान कर रहा है। अच्छा, थायराइड में नुकसान कर रही है। हाँ, जी। ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ मतलब जी, मैडम मेरा मेरा क्वेश्चन लेंगे आप? हाँ जी, प्लीज सर, ये हमारी मिसेस बात करना चाह रही है आपसे। प्लीज प्लीज बताइए। मेरे ना पिंडलियों में थोड़ी थोड़ी दूर पे गिठाने हो जाती है, तो किस वजह से होती है? लाल लाल सा भी हो जाता है, फिर जलन मचती है हम्म, उसमें, उसके बाद फिर अच्छा, बिखरती है। मतलब टांगों में गांठें बन जाती है, हाँ, हमारी ये पिंडली में पिंजरियों थोड़ी में गांठें थोड़ी। बन जाती है। हाँ, और फिर वो है ना ऐसी लाल लाल हो जाती है, फिर हम्म, उसके बाद में ऐसी काली काली ऐसी हो जाती है, और फिर उसमें जलन मच के, और फिर हम्म, वो ऐसा लगता है इससे बिखर रही है, और 1 मिनट अच्छा के लिए बहुत जलन मचती है मेरे को, अच्छा। तो बर्दाश्त नहीं जैसे होता है। तो जैसे नस चढ़ जाती है लोगों के, वैस उस तरह से नहीं नहीं नहीं, बस वो ऐसी गुठली गुठली टाइप जैसी महसूस होती है, गांठें और बन ऐसे। जाती है, और हाँ, फिर और नसें ऐसे। जो है वो ऐसे दरारों की तरह ऐसे लाल लाल निकल के आती हैं नहीं पिंजरियों के नहीं, पीछे। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। हम्म, बस खाली है ना, ऐसी गुठली गुठली जैसी हो जाती है, और गांठ गांठ हाथ जैसी हो लगाने जाती पे है। तभी दुखती है, हाथ लगाने पे दुखती है, और वैसे पता नहीं चलता है। तो जैसे मैं अच्छा, नहाती करती हूँ ना, जब मेरे दुखती है हाथ लगाने पे, तो तो उसमें जलन मैडम मचती है। आपके शरीर में ये जो सारे सिम्टम आ रहे हैं ना, ये सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के कमी के हैं, ठीक है। आपको जो जी मैंने अभी आयरन के, कैल्शियम के और सोर्स बताए हैं, एक तो इनका इस्तेमाल कीजिए। मैग्नीशियम के सोर्स के लिए आप एप्सम सॉल्ट करके बाजार में एक नमक आता है, ठीक है, जी एप्सम, आप नोट कर लीजिए किसी पेन पेपर पे। जी। हाँ, EPSOM, एक मिनट, एप्सम। एक मुस्कान, हाँ, नोट करना तो बेटा मोबाइल पे कर ले। एक मिनट। हाँ जी, ला ला दे पाऊँ। हाँ। जी जी, हाँ हाँ जी। कहिए। E फॉर एलिफेंट, जी P जी फॉर पैरेट, जी S फॉर शूज, जी O फॉर ऑरेंज, जी M फॉर मंकी, जी ठीक है। एप्सम सॉल्ट करके आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से नमक मिल जाएगा। रात को सोने से पहले गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो कि पैर जल जाए, बट गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट डालेंगे और अपने पैरों को सोख करके रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके पैरों के अंदर जो खून का संचालन है ना,
वो इम्प्रूव कर जाएगा, और शरीर में जो मैग्नीशियम की कमी है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो ऐसे शरीर में गांठें बननी कम हो जाएंगी। ठीक है। जी बाकी जी जो मैंने आपको खाने पीने की चीजें बताई हैं उनका अच्छे से ख्याल रखिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां, अभी सीजन आने वाला है, तो चलाई, मैं बथुआ, साग, मैडम इनका ऑनलाइन नहीं अच्छे थी तरीके मेरे से को, इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, ऑनलाइन नहीं थी मैं, आप वापस से बता दीजिए कि क्या खाना है। हाँ, आपको खाने के अंदर हरे पत्ते वाली सब्जियां, चलाई, बथुआ, साग, पालक, मूली के पत्ते, जितने भी आपकी सब्जियां आती हैं हरे पत्ते वाली, इनका जी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है। तलना नहीं है, प्रेशर कुक करके बनाना है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे, मतलब साग जी बनाया है अगर हमने, साग को खाते समय उसके अंदर आधा से 1 चम्मच घी जरूर डालेंगे, बिकॉज जी इन सब में विटामिन ए होता है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, घी से वो आपके शरीर में लगेगा, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होगी, बच्चों के आंखों की रोशनी अच्छी होगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे। ठीक है। जी दूसरी चीज, इन सा, इन सारी चीजों के अलावा कैल्शियम तो आपको मिलेगा इनसे। कैल्शियम के और कौन से सोर्स रहेंगे? दही, पनीर, दूध बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आपके जोड़ों में ऑलरेडी दर्द रहता है तो दूध से कई बार दर्द बढ़ता है। ठीक है। तो कैल्शियम के लिए आप पनीर ले लीजिए, उसी दूध को फाड़ कर उसका पनीर ले लीजिए। ठीक है। जी और मखाने लीजिए, रोस्टेड मखाने, जी खसखस के बीज, ये आपके तिल के बीज, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे कैल्शियम के सोर्सेज हैं। इन्हें रोजाना में अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। फिर कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। 80 से 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी रहती है। अगर आपने कभी अपना विटामिन डी का टेस्ट नहीं करवाया है और पिछले 1 साल में अगर आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लिया है, तो आप अपने घर के आसपास आंगनवाड़ी में या फिर जो प्रधानमंत्री आपका मेडिकल स्टोर होता है, वहां पर आपको विटामिन डी के सेशे मिल जाएंगे। आप एक 60,000 आई इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 60,000 जो यूनिट वाला सेशे होता है, पाउडर होता है विटामिन डी का, उसे हफ्ते में एक बार दूध में डालकर या फिर खाने में डालकर इस्तेमाल जरूर करें, कम से कम लगातार 2 महीने। जी ठीक है। ताकि जी आपके शरीर में कैल्शियम जो आप डाइट के थ्रू खा रहे हैं वो यूज हो, आपके हड्डियां मजबूत हो। जी जी। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ मैम। जी, शुक्रिया। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे को प्रॉब्लम ये है, मतलब कि एकदम से मुझे भूख नहीं लगती है। आपको दिन में भूख नहीं हेलो। लगती है? हाँ, मेरे को मतलब भूख नहीं लगती है मैडम। और मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है, बस हम्म। मन होता है कि बस एक आध कप में चाय वगैरह पी लूं, और ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ। और हाँ दिन में जी। मतलब मुझे भूख नहीं लगती, और लगती है तो इसी जोर से लगती है कि बस एकदम से भूख के मारे चक्कर आते हैं, और खाना हम्म। मतलब जो मेरा होता है ना वो डाइजेशन नहीं होता है। तो इसके बारे में मैम प्लीज मुझे बताइए कि मुझे एकदम भूख नहीं लगती है, बस कारण ये है। हाँ जी। तो और आप सुबह चाय के साथ कोई बिस्कुट, ब्रेड वगैरह ऐसी कोई चीज लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं लेती हूँ। अगर मुझे भूख, अगर यानी कि मुझे सुबह लगती है, तो हम्म। अगर मैं सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ मतलब मैं ना खाना खा लेती हूँ, तो फिर मुझे दिन भर फिर भूख ही नहीं लगती मुझे। अच्छा, देखिए, जी अगर आपके शरीर में भूख नहीं लग रही है ना, जी तो जी ये भी आपका फैटी लिवर का ही संकेत है कि आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आपका लिवर जी। ही आपके भूख वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको बनाता है। ठीक है। अच्छा। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, मतलब आपके लिवर के ऊपर चर्बी जमा है, जिस वजह से उसको लग रहा है कि मेरे पास बहुत खाना है, बहुत चर्बी है, तो बहुत खाना है, मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पेट जी। भी हमेशा भारी भारी सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, यही पेट भारी हाँ। भारी लगता है हाँ, मेरा। तो वो आपके शरीर में फैटी लीवर है। अगर आप टेस्ट नहीं भी कराते हैं तो वो फैटी लीवर का ही संकेत है। आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अभी सूप, जैसे आपने कभी गोभी का सूप बना लिया, कभी पालक का सूप बना लिया, कभी चने का सूप बना लिया, है ना? जी इस तरीके से जी जी। सब्जियों को सूप के तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करें। और तड़का नहीं लगाना है उस सूप में, सिर्फ प्लेन सादा सिंपल सूप। ठीक है। सादा और सिंपल खाना। हाँ, सादा जी खाना खाइए, बहुत मसाले वगैरह नहीं खाइए, उनसे भी जी आपके लिवर के ऊपर जो है चर्बी बढ़ी। ठीक है। जी और बिल्कुल। दूसरी चीज, जब मैं सूप बनाने को कहती हूँ, कई बार क्या होता है, मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप सूप पीजिए। वो क्या करते हैं, 10 रुपए का जो पैकेट आता है ना सूप का, नौर का, वो पीना जी शुरू कर देते हैं। फिर अगले बार मैं पूछती हूँ, हाँ जी कौन सा सूप पिया, तो कहते हैं पिछली बार कॉर्न का पिया था, फिर टमाटो का पिया था, फिर ऐसे मॉन्चो पिया था, फिर ऐसे बदल बदल के सूप पीते हैं। वो सूप जी नहीं होते हैं, वो सिर्फ जी केमिकल्स होते हैं। वो सिर्फ गाढ़ा पानी होता है जो आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है। जब हम सूप की जी बात कर रहे हैं, तो आप सब्जियां लेंगे, ताजी अपने सीजन की सब्जियां लीजिए,
उनको पकाइए, उनको पानी में बॉईल कीजिए, प्रेशर कुक कीजिए, जिस भी जी तरीके से आपको पसंद है उन्हें पकाइए, उन्हें ग्राइंड कीजिए और फिर पीजिए, उसे हम सूप कहते हैं। ठीक अच्छा है। है। मैं हाँ बस यही पूछना चाह रही थी। और मैम हाँ मेरे जी। को है ना नींद भी मतलब इतनी आती है कि बस सुबह नहीं, मॉर्निंग में नींद खुल अगर जाती है। आपको नहीं, अगर आपको इतना ज्यादा इनडाइजेशन होता है तो आप कच्ची जी, सब्जियां नहीं खाइए। जितना ओके वो कच्ची मैं सब्जियां खाएंगे, हाँ, जितना सब्जी। कच्ची सब्जियां खाएंगे उतना आपका डाइजेशन और खराब होगा, उतना आपको और अच्छा, भारीपन लगेगा। आप हमेशा सब्जियों को पके तरीके से ही इस्तेमाल करें और हल्की हल्की सब्जियां खाएं। ठीक है। बिल्कुल। घिया, तोरी, टिंडा ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर दाल भी खाते हैं, दाल को पहले अंकुरित करें। चना खाना है, चने को पहले अंकुरित करें। मूंग साबुत खाना है, पहले उसे अंकुरित करें, फिर उसकी दाल पकाएं, ताकि शरीर के लिए हाजमे में इजी हो। जी ठीक है। ये नहीं सोचना है, लोग सोचते हैं हमें तो जी पेट हजम नहीं होता है, हम तो चना राजमा कोई दाल खाते ही नहीं है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? वैसे भी आप वेजिटेरियन है, डाइट में प्रोटीन मिलेगा नहीं, तो अभी तो सिर्फ हाजमा खराब है, फिर जोड़ भी खराब होंगे, फिर शरीर भी खराब होगा, फिर चला भी नहीं जाएगा, फिर थकावट भी होगी, फिर और दिक्कतें भी होंगी, है ना? तो एक चीज को ठीक करने के चक्कर में हम पूरा शरीर खराब कर लेते हैं। हमेशा जब भी आपको कोई भी शरीर में दिक्कत है, अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको सही इलाज बता सके। आप अपनी मर्जी से खाने में जो बदलाव करते हैं वो करिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। कोई भी एक चीज को ऐसे बंद नहीं कर दीजिए। और एक चीज जो बंद करने वाली होती है उसे हम बंद नहीं करते। जो हमारे चाट वाट खानी होती है, तली चीजें खानी होती है, वो हम सोचते हैं चलो कभी कभी तो चल जाता है, कभी कभी तो खा सकते हैं, थोड़ा सा तो खा सकते हैं, है ना? थोड़ा सा भुजिया खा लिया, थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, थोड़ा सा रस खा लिया, चलो आज चाय के साथ थोड़े से पकौड़े हो जाए। इन चीजों को हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा। और जब हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं जी, हमारे तो हजम नहीं होता है, हम नहीं खाएंगे। तो ये चीजें जरूरी होती है कि कौन सी चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे ना बैक में पेन रहता है। ओके। मेरे ना डिस्क में गैप है अच्छा। और साथ में शाटिका भी है। हम्म। L5 मोड में प्रॉब्लम है और मैं ओके। फिजियोथेरेपी कराती हूँ ना, तो मेरे को थोड़े टाइम के लिए ठीक रहता है, उसके बाद मेरे हाँ को जी। बहुत फिर वैसे ही ओके। प्रॉब्लम हो जाती देखिए, है। अगर आपके शैटिका का पेन है तो नंबर वन आपकी नसें कमजोर। ठीक है। नसें कमजोर के लिए जो विटामिन आपके शरीर को चाहिए वो है B12। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो आपके शरीर में पक्का B12 की कमी होगी। आप सबसे पहले बाजार से जाकर B12 का विटामिन लीजिए। ठीक है। उसे रोजाना खाना शुरू कीजिए। B12 की कभी भी आपके शरीर में ज्यादा मात्रा नहीं होती है। B12 वाटर सॉल्युबल है। अगर शरीर में ज्यादा होगा भी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। B12 का कभी नुकसान नहीं होता। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप सिर्फ फिजियोथेरेपी पे डिपेंड नहीं रहिए। आपकी बैक में पेन है, आई अंडरस्टैंड, आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ये कनेक्ट कीजिए कि आप मुझे बताइए मैं डेली बेसिस पर कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ जो जी। एक्सरसाइजेस आपके फिजियोथेरेपिस्ट अलाउ करते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर कीजिए। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ हफ्ते में 2 दिन फिजियोथेरेपी जा रहे हैं तो सिर्फ उस पर डिपेंड रहना है। नहीं, उनसे पूछिए कि मैं घर में कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ। उसे रेगुलरली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी बैक के अंदर जो गैप है, एक्सरसाइज करने से ही उस वो पेन कम होगा। ठीक है। ओके दूसरी मैम। चीज, कोलाजन आता है बाजार में। ठीक है। कोलाजन, एनिमल बेस्ड कोलाजन आपका जो डिस्क में गैप है उसे भरने में मदद करेगा। अगर आपको स्टिल वहम है कि एनिमल बेस्ड में चीज नहीं ले सकती, तो प्लांट बेस्ड कोलाजन बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा इस केस में। प्लांट बेस्ड कोलाजन सिर्फ चेहरे के लिए, ग्लो के लिए, बालों के लिए, इन चीजों के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको जब हड्डियों को मजबूत बनाना है, हड्डियों में गैप को भरना है, उसके लिए कोलाजन एनिमल बेस्ड ही चलेगा। तो अगर आप ले सकते हैं, दवाई समझ के उसे ले लीजिए। अच्छी कंपनी का कोलाजन ले लीजिए। उसे आप रेगुलर बेसिस पर खाना शुरू कीजिए, ताकि गैप थोड़ा थोड़ा करके भरना शुरू हो, या फिर कहीं पे और गैप नहीं आए। मैम ये कैसे लेना है? कोलाजन आप पाउडर की फॉर्म में आता है या फिर गोली की फॉर्म में आता है। उसे आप पानी में मिक्स करके ले सकते, फॉर्म में आता है। और जो गोली की फॉर्म में आता है वो सीधा गोली की फॉर्म में। जहां से भी आप खरीदेंगे ना, हर तरह हाँ के जी। कोलाजन की डोसेज अलग रहती है। तो वो आपको बता देंगे कि आपने उसे कैसे खाना है।
ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी, मैडम ठीक ये है। खराटे लेकिन खाते हैं। कोलाजन, में लेती हूँ तो लेती रहूं? हाँ कैल्शियम भी जी, मैम रोज खाती हूँ। कैल्शियम आप सप्लीमेंट हाँ जी लेते हैं? मैम। कैल्शियम सप्लीमेंट से फायदा ही नहीं करता है। जो आप कैल्शियम गोली खाते हैं वो आपके शरीर में कभी लगती ही नहीं ही सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम डाइट में बढ़ाना है। कैल्शियम आप कितनी भी गोलियां खाते जाइए, ज्यादा गोलियां खाएंगे पथरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कैल्शियम आपको हमेशा डाइट के थ्रू बढ़ाना है, बिकॉज जो आप गोली लेते हैं, कितनी भी अच्छी कंपनी की कैल्शियम की गोली हो, वो आपके शरीर में यूज नहीं होती है। आपका डाइट के अंदर जो कैल्शियम है वो आप अगर बढ़ाएंगे तभी आपके शरीर को फायदा होगा। और सेम चीज कैल्शियम के साथ विटामिन डी और विटामिन के, और आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए ओमेगा 3, जो आपको अलसी से मिलेगा, आपके बीजों से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा। इन चीजों का इस्तेमाल जरूर 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 करें। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी। मैडम मेरे को खर्राटे बहुत आते हैं और बहुत अच्छा, तेज आवाज में, ओके, अलग अलग आवाज निकलती है खर्राटों में। ठीक है। देखिए, जो खराटे आते हैं इसको एक कंडीशन होती है जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है, यानी कि आप ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से वो सांस में जो अटकता है, उसकी वजह से आपको खर्राटे ज्यादा आते हैं। अगर आपको जी खर्राटे की दिक्कत ज्यादा रहती है, आप रेगुलर बेसिस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। लंबे सांस लेके लंबे सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम करना, ताकि आपका सांस अच्छे से अंदर जा सके और बाहर आ सके। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं जाएगी खराटे की दिक्कत, 3 महीने में भी नहीं जाएगी खराटे की दिक्कत। आप जब इस एक्सरसाइज को रोजाना करेंगे तो कम से कम 6 महीने या उसके बाद आपको खराटे कम आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन खराटे जी आने का मतलब समझिए आप, जब आपको खराटे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब जब आप सो रहे हैं तो आपका शरीर अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है। आपको पता है, अगर हम सांस ही प्रॉपरली नहीं लेंगे तो फिर तो हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान है ना। जी हाँ, तो सांस आना शरीर को बहुत जरूरी है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, प्राणायाम रोजाना करिए, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये नहीं कि 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, नहीं, उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जी हाँ जी। थैंक मेरी यू। की थैंक बेटी यू। है हाँ जी। मैम, उसको ना भूख नहीं लगती है। अगर उसको मैं डॉक्टर को बोलती हूँ जाके, वो इसको सिरप वगैरह दे देते हैं, टॉनिक साथ दे दी तो जैसे हाँ जितने दिन जी, खिलाती रहूंगी उतने दिन तो खा लेगी। उसके ठीक है, बाद फिर वही हो जाता है कि उसको मैं धक्के से एक रोटी खिलाऊंगी, धक्के से अपने आप नहीं ओके। खिलेगी कि मम्मा मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दो। आपके बच्चे की एज कितनी है? 11 ईयर। 11 ईयर्स। उनके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं अभी? अभी तो नहीं मैम। अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। देखिए, सेम चीज, जो भूख ना लगने का सिम्टम होता है, एक तो होता है बड़ों में, तो पता है कि फैटी लिवर की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। बच्चों में एक तो लिवर अच्छे से अगर नहीं काम कर रहा है उसकी वजह से होता है। हाँ दूसरी चीज जी, होती है फोन का इस्तेमाल। ठीक है, जब बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, अगर हाँ फिजिकल जी। एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, कोई भी खेल कूद में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो उस वजह से बच्चों को भूख कम लगती है। ठीक है, ओके। तो एक तो सबसे पहले बच्चों के खाने में सब्जी का इंटेक बढ़ाइए। बच्चे, आई नो, सब्जियां खाने में बहुत नखरे करते हैं, है ना। जी तो मैम। उसके लिए आपको थोड़ा इनोवेटिव बनना पड़ेगा। बच्चों को पिज्जा पसंद होता है, आप क्या कीजिए, बेसन को पिज्जे की तरह बनाइए, और उसी के बेस में चुकंदर, किसी दिन रेड कलर का पिज्जा बना रहे हैं तो चुकंदर पीस के डाल दिया, किसी दिन ग्रीन कलर का पिज्जा बना रहे हैं तो उसमें पालक पीस के डाल दी, और उसके ऊपर जैसे हम पिज्जा के ऊपर सब्जियां टॉप करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उस तरीके से सब्जियां टॉप कीजिए। घर में पिज्जा की सॉस बनाइए। पिज्जा सॉस बनाने में आप हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, कुछ नहीं होता। टमाटर को आपने सिर्फ स्टीम करके उनका छिलका उतारना है, थोड़ा सा लहसुन लेके उसको, गार्लिक को पेस्ट करना है, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी लाल मिर्ची आप नहीं डालिए, छोटे बच्चे हैं ना, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप यूट्यूब पे सारी रेसिपी मिल जाती है। हेल्दी पिज्जा की सॉस बना के रख लीजिए फ्रिज में। ठीक है, तो उस हाँ तरीके जी। से बेसन का चीला बनाया पिज्जा के तरीके से, वो उनको दिया। बच्चों को स्प्रिंग रोल पसंद होते हैं, आप क्या कीजिए, पतली पतली रोटी बनाइए अलग अलग कलर की। सेम चीज, कोई भी सब्जी है हम्म। जो पीसी जा सकती है, उसको पीस के आटे में ही मिक्स कर दीजिए, उसकी पतली पतली रोटी बनाइए। दही को छान कर उसमें से सारा पानी निकाल दीजिए। ठीक है, किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका सारा पानी निकाल दीजिए।
उस दही के अंदर आप जो भी बच्चों को मसाले पसंद होते हैं, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, है ना, जो हेल्दी स्पाइसेस है, मैगी मसाला नहीं, हाँ जी। मैगी मसाला नहीं, हेल्दी मसाले, ठीक है, इन मसालों को थोड़ा थोड़ा आपने दही के अंदर डाल दिया। फिर जैसे आप मेयोनीज का इस्तेमाल करते हैं ब्रेड के ऊपर, उसी तरीके से मेयोनीज को ना देकर रोटी जो आपने हेल्दी रोटी बनाई है उसके ऊपर इस दही को, मिक्सचर को लगाइए। उसके ऊपर पनीर को थोड़ा सा रोस्ट करके, शिमला मिर्च थोड़ी सी रोस्ट करके, ऐसे वेजिटेबल्स को आपने थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके हल्का सा बना के उसमें लगाया, उसे रोल करके रैप करके बच्चों को दे दिया। ठीक है, बच्चों के लिए आपको इनोवेटिव हाँ होना जी। पड़ता है। बच्चों के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी सबके लिए दाल रोटी बन रही है तो बच्चे भी दाल रोटी खा लेंगे। कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, जो चीज आपके बच्चे पसंद करते हैं उस चीज को हेल्दी बनाकर आपको बच्चों को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब बच्चा बोल ही नहीं रहा है कि उसे भूख लग रही है ना, तो आपको पता कैसे लगेगा उसे खिलाना है? तो आप एक रूटीन बनाइए। बच्चों में ये रूटीन होना बहुत जरूरी है। रोजाना सेम समय पर खाना दीजिए। मान लीजिए बच्चा स्कूल जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता करता है, तो रोजाना 7 बजे ही नाश्ता दीजिए। जब वो स्कूल से आए 2 बजे, तो स्कूल से आते ही उसको खाना दीजिए। सेम टाइम पर जब वो खाना खाएगा तो उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपने आप बॉडी से सिग्नल आएगा कि यार टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है। हमारी बॉडी में क्लॉक होता है जो सारे सिग्नल हमें देता है। तो अगर वो बचपन से आदत बन जाएगी, धीरे धीरे करके उनकी बॉडी को आदत हो जाएगी, हाँ अब ये टाइम हो गया, अब मुझे भूख लग रही है। इवन हम भी तो जब ऑफिस में होते हैं, अगर किसी दिन हमारा आधा घंटा खाना लेट हो जाता है, हमें लगता है यार भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि अब आदत हो गई है सेम टाइम पर रोज खाना खाने की, है ना। तो इस तरीके से बच्चों में ये आदत होना बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स, जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर टॉनिक देता है तो उसको भूख लग जाती है, मतलब कहीं ना कहीं उसको लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लिवर के ऊपर चर्बी कहाँ से जमा हो रही है? मैगी खाते हैं हम बिस्किट बर्गर खाते हैं, पिज्जा पास्ता खाते हैं, मैदे वाली चीजों से चर्बी जमा होती है लिवर के ऊपर। तो उन चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, वो चीजें नहीं दीजिए बच्चों को। ठीक है, बच्चों को अगर मैगी खाने का मन है, आप सूजी की सेवइयां लीजिए, उनको बनाइए अच्छे तरीके से, सब्जियां डाल के बहुत सारी। ठीक है। हाँ जी, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया। हाँ, बहुत अच्छे से आपने मैम चीजों को बताया है। हाँ और जी। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे तरीके से मतलब कोई और भी बता सकता। मैं काफी देर से बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ मैं आपको, और बहुत थैंक यू सो अच्छे से मच। आंसर कर रही हैं आप सच में। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा ये सत्र। काफी समय भी ले लिया। अभी 8:47 हो रहे हैं, तो काफी हाँ समय जी। से आप बोल रही हैं लगातार में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हेलो मैडम। जुड़ने नहीं के नहीं, लिए। थैंक यू टू माय मैडम हेलो। ऑडियंस। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हेलो जी मैडम। कहिए। भाई जी, फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए, एंड उसके बाद फिर एंड करेंगे क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। हाँ, इस सब चल रहे थे, इसलिए मैं चुप बैठा था। मैंने कहा अपन लास्ट नहीं में नहीं, पूछेंगे फिर। आप हाँ जी, अपना हाँ जी, बताइए। लास्ट। मैडम एक, जैसे थोड़ा पेट जैसे बाहर आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर सेम चीज, फैटी लीवर। हाँ। पेट बाहर आ रहा है तो फैटी लीवर की निशानी है। पेट अगर हाँ। बाहर आ रहा हो तो लिवर को अपने खाने ठीक कीजिए। अगर आप शराब हाँ। का सेवन करते हैं तो उसे एकदम बंद कर दीजिए। और अगर आप शराब का हाँ। सेवन नहीं भी करते हैं तो भी हाँ। अपने खाने में मैदे वाली चीजों का इस्तेमाल एकदम बंद कर दीजिए। जो भी आपकी पैकेट वाली चीजें होती हैं, भुजिया बिस्किट हो गया, रस वगैरह हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। केवल घर का खाना खाएं। हरे पत्तेदार सब्जियां, सीजन की सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से लिवर के ऊपर हुई चर्बी जो है, जमा जो हो जाती है, वो कम होने में बहुत मदद मिलती है। और लिवर के ऊपर जमा हुई चर्बी सिर्फ फैटी लिवर का कारण नहीं होती है, ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बीपी की दिक्कत, इवन कैंसर तक के कारण, बीमारी का कारण बन सकती है। तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि पेट के ऊपर चर्बी जमा हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोटापा ही तो आ रहा है। नहीं, वो मोटापा आगे बहुत बीमारियों का घर है, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक आज सबके सवाल हो गए हैं। एंड आई
थैंक अ लॉट टू माय ऑडियंस। जब सब मेरे से सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस ने मुझसे सुना था, तभी उनके इतने सारे सवाल आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपके सवाल क्या होंगे। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप सब ने मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतने अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड रियली थैंक यू सो मच डिजी स्वास्थ्य फॉर ब्रिंगिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सब तक ये जानकारी पहुंचा सकूं, आप सबको इसके बारे में बता सकूं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच कौशल सर एंड आपके पूरी टीम को। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए तो एंड करते हैं। सभी को नमस्कार एंड गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले वेबिनार में, तब तक के लिए नमस्कार।